बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्जा। प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल करते हैं। नंबर 4155 जुलू। कुलभूषण का मामला, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. Until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters which form the subject matter of this order. नौजवानों के किरदार पर पाक फौज का सेमिनार, आर्मी चीफ और DGISPR का खिताब। इलेक्शन की तैयारियां शुरू, हुकूमत अरकान असेंबली के लिए खजाने के मुंह खोलने लगी। फाटा रिफॉर्म्स, कौमी असेंबली में हंगामा आराई। गुफ्तगू में हमारा साथ देते हैं लाहौर से जनाब आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होते हैं इजहारुल हक साहब और कावर गुमिल साहब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हम आलमी अदालत के बारे में, जिसने कुलभूषण केस के हवाले से आज जो फैसला सुनाया है उसमें फांसी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है कि हतमी फैसला आने तक कुलभूषण यादव को फांसी नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारे एनालिस्ट ने इस बात को प्रिडिक्ट किया था। सबसे पहले निज़ामी साहब की तरफ चलते हैं। निज़ामी साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने ये बात कही थी कि मुमकिन तौर पर हुक्म इम्तनाई मिल जाएगा, क्या कहेंगे? जारी हो गया आज? जी, दरअसल बात यह है कि एक तो केस का जो सब्सटेंस है वो लें, एक हमारी तैयारी थी वो लें। मेरा ख्याल है कि सारे मामलात में हम काफ़ी कमज़ोर निकले। ठीक। और ये जो आज डिसीजन आया है, ये जो ICJ का जो बेंच है उसने यूनानिमस डिसीजन दिया है, ये इसमें कोई अवाम नहीं था। सही। और इंडिया में इसको जो इंडियन मीडिया है वो पेश कर रहा है कि इंडिया केस जीत गया। पाकिस्तान में कहा जा रहा है इसके बावजूद कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके हम बैठे हुए हैं। हम कहते हैं जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर वकील भी नहीं इतना महंगा करना था वहाँ। सही। उनके वकील ने 1 रुपया लिया इंडियन, हमारे वकील ने 5 लाख पाउंड लिए। और अगर मैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ के घर आ गया। अब जो भी इंडिया ने जीत का जो बात करते हैं, जो उन्होंने रिलीफ मांगी थी वो उनको मिल गई। मसलन उन्होंने कहा कि जी ये फांसी जो है इसको रुकवाया जाए। सही। अब ये फांसी कहाँ हो रही थी ये अलग बात है कि मंगल के रोज़, यानी 10 रोज़ में उन्होंने फैसला ले लिया। बिल्कुल सही। मंगल के रोज़ उनको रजिस्ट्रार को जगाया गया कि जी हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि हम फौरी उनको फांसी देने वाले हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो या कुलभूषण के बाद 150 दिन है क्लेमेंसी की अपील करने का। जी बिल्कुल। दूसरी जो इंडिया के लिए थी कि जनाब वो दिया जाए हमारे कौंसलर एक्सेस, इसको भी अदालत ने रद्द कर दिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। उन्होंने कहा कि आलमी कानून के तहत किसी भी जो पाबंद सलासल कैदी हो जी जी उसको हक हासिल है, चाहे वो स्पाई हो या ना स्पाई हो। बिल्कुल सही। वो काउंसलर एक्सेस भी। तीसरे इन्होंने कहा थी कि जुरिस्डिक्शन जो है इस कोर्ट की कोई नहीं है। उन्होंने कहा जुरिस्डिक्शन भी है। बिल्कुल सही। और एक सबसे बड़ी जो आने वाले दिनों के लिए जो मुझे खदशा लगता है कि इंडिया ने ये प्ली ली कि जी उससे जो ली गई है, जो उसकी सो कॉल्ड कन्फेशन है, जी जी, इसकी कोई हैसियत नहीं क्योंकि अंडर ड्यूरेस है। ये मौका, ये मरला उस वक्त आया जबकि हमारे वकील ने, कुरैशी साहब ने ये कहा कि जी हम ये जो उसकी कन्फेशन है ये अदालत को दिखाना चाहते हैं। सही। अदालत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अब हम हज़ार कहते रहे कि जनाब सारी दुनिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है क्योंकि हमारे यहाँ एक विक्टिम सिंड्रोम है जी। कि हम कहते हैं कि जी मगरब भी हमारे ख़िलाफ़ है और मशरक़ भी हमारे ख़िलाफ़ है, यहूदी भी ख़िलाफ़ हैं, हिंदू भी ख़िलाफ़ हैं, एक हम ठीक हैं। मेरा ख्याल है कि हमने यानी एक तारीख़ी ये कू था, इंटेलिजेंस कू, कि हमने एक जासूस को रंगे हाथों पकड़ा और देर अगेन दुनिया हमारे मौक़िफ़ को रद्द करती है, तस्लीम करने को तैयार नहीं। सही, ठीक है। इजहार साहब क्या कहेंगे? जो दरख्वास्त लेकर गया था भारत वो तो एक्सेप्ट हो गई, एक लिहाज से उनकी जीत हो गई।
देखिए, जब ढाका फाल हो रहा था तो मुझे याद है कि आखिरी लम्हे तक हमारा जो रेडियो था वो गाने बजाता रहा कि मस्जिदों का शहर ढाका जिंदाबाद। मैं हैरान हुआ आज सरताज अजीज़ साहब का ये बयान पढ़कर कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं, हुक्म इम्तनाई हर हाल में मिल जाता है। इससे हमारा माइंडसेट पता चलता है और ये पता चलता है कि हमारी हुकूमत के हमायदीन और हमारे हुकूमत के कारिंदे कितने सीरियस हैं। शुरू से ही ये पता चल रहा था वो होनहार बरवा के चिकने चिकने पात कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी तवील नाकामियों में से ये एक एडिशन है। बॉर्डर पर हम नाकाम हैं, फॉरेन अफेयर्स में हम नाकाम हैं, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़ हैं, अंदरून मुल्क हमारे हालात अजीब हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर एक जगह जाता है तो पाकिस्तानी पिटिशन्स और अर्जियाँ देते हैं कि जी इनको शहर के अंदर न घुसने दिया जाए। अब ये एक और नई हम पर उस्ताद आ पड़ी है। वो जो पीटीआई ने सवालात पूछे हैं अभी, मैं समझता हूँ कि वो लॉजिकल सवालात हैं और उनका ये कहना कि वज़ीर आज़म जवाब दें, ये लॉजिकल है। वज़ीर आज़म साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं तो अब वो मैदान में आएँ। अव्वल तो पूरी कौम बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल पीटीआई, बशमूल मीडिया चीख चीख कर हुकूमत से पूछ रही है पिछले 3 साल से कि आपने वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं रखा। वज़ीर आज़म साहब को इतनी तौफीक नहीं हुई कि आज तक वो इस बात का जवाब ही दे दें कि क्यों नहीं रख रहे। क्या 20 करोड़ आदमियों में से कोई इसका अहल नहीं है? तो अब वज़ीर आज़म पर यह जिम्मेदारी है अखलाकी और कानूनी, और ये उनकी रियासती जिम्मेदारी है कि वो बतौर वज़ीर ख़ारजा इन सवालात के जवाब दें कि एडहॉक जज क्यों नहीं किया गया। और अब जो हमारी वज़ारत ख़ारजा एक जब वो क्या होता है, चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब कह रही है कि हम उसको नहीं मानते आलमी अदालत इंसाफ को, तो आप उसके हुजूर पेश क्यों हुए? मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक मोड़ पर हम आ खड़े हैं। हमारा वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं है, हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। फिर और सवाल भी उठते हैं। देखिए, आप लोगों की ज़बानें बंद कर सकते हैं, आप लोगों के अज़हान, लोगों के जहनों को बंद नहीं कर सकते। सही। हमारा वो वज़ीर ख़ारजा है जो बतौर वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क में जाकर ये बरमला कहते हैं बिल्कुल कि मुझे तो अवाम ने इंडिया के साथ दोस्ती के लिए वोट दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुमर साहब का भी कमेंट ले लेते हैं। इज़हार साहब, दोस्ती के लिए दिया है, बिल्कुल सही। और मेरा दूसरा पॉइंट भी सुन लीजिए प्लीज। जी प्लीज। ये भी लोग पूछते हैं कि एक डॉन सबसे बड़े अखबार में जब एक इंडिया का जर्नलिस्ट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिंदाल को खुद बुलाया है, तो प्राइम मिनिस्टर या उनका स्पोक्समैन इसका क्यों नहीं करता, तरदीद क्यों नहीं करता? बिल्कुल सही। सारे सवालात इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। गुमर साहब क्या कहेंगे? आईसीजे में गया केस, तब भी दफ्तर खारजा की तरफ से जो है वो कोई सीरियस हमने एटीट्यूड नहीं देखा, और अब जब फैसला आ गया तब भी देखिए, वो अगर इस केस की तैयारी के हवाले से देखा जाए, जो हमारी तैयारी थी उसे इंतहाई माजरत के साथ इससे हमारी गवर्नमेंट की वो जो साफ साफ बदनीयती वो जाहिर हो जाती है कि इनकी नीयत ही नहीं थी इस केस को लड़ने की। अगर लड़ना होता तो शायद को प्रॉपर उसकी तैयारी की जाती। वो तो आज मैं नहीं कह रहा, ये इज़हार साहब ने तो कह ही दिया है, आज तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो सवाल पूछा जा रहा है वो सज्जन जिंदाल की विजिट का, क्या इसका उसके साथ कोई लेना देना तो नहीं है? और दूसरी बात ये कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तक कुलभूषण के हवाले से लब कुशाई नहीं की। और निज़ामी साहब ठीक कहते हैं कि इंडिया में मोदी ने नहीं की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास फॉरेन ऑफिस का पोर्टफोलियो है। जब आपके पास आपने पोर्टफोलियो रखा हुआ है तो आपके ऊपर एक इजाफी जिम्मेदारी है कि आपको इसका वो जवाब देना पड़ेगा। मैं साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ सुमेरा, कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है अच्छे रिलायबल सोर्सेज से कि अब इंडिया देखें, इंडिया दिन ब दिन हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी बढ़ा रहा है। अभी आने वाले दिनों के अंदर कुछ इस तरह की इत्तला आ रहे हैं कि और कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह इन्होंने उड़ी में किया था, अभी और कुछ करने का वो प्लान कर रहे हैं, लोकल मीडिया से उसको हाईलाइट करवाएंगे। तो हमें देखें, आईसीजे का फैसला हम माने या ना माने, वो वहां से फैसले को देख, अगर हम नहीं मानेंगे वो ले जाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखें, आईसीजे ने फैसला कर दिया और फिर इंडिया पाकिस्तान हमें नहीं मान रहा, हमारी बात नहीं मान रहा। तो आज क्यों ये स्टेटमेंट देनी पड़ी फॉरेन ऑफिस को कि जी तमाम इदारे इकट्ठे थे इस सारे इशू के ऊपर? ठीक है जी, इकट्ठे थे तो आप मान लेते हैं आपकी बात। जी ठीक है, ठीक है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सवाल उठाएंगे कि भारत को तो पहले ही हुक्म इम्तनाई के फैसले का पता चल गया था, और नवीद ज़करिया ने भी ये कहा है कि मैंने भारतीय मीडिया पर यह खबर पहले ही देख ली थी। इसके बैकग्राउंड में क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब क्या कहेंगे, भारत को तो पहले ही इस फैसले के बारे में पता था। देखिए, हम अपने आप को तसलियाँ देते रहे कि मेरी बखत है। दूसरे, मैं पहले भी अपने जिक्र कर चुका हूँ इसी प्रोग्राम में, हमें ये गद्दारी की फैक्ट्रियाँ बंद कर देनी चाहिए। जो घुमन साहब बात कर रहे हैं और जो ये विस्परिंग कैंपेन चल रही है, अगर ये सही हो तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वो जो जिंदल साहब आए थे उन्होंने कहा मियाँ साहब हथौला रखना, बात यह है कि हमें बजाय एक दूसरे के ऊपर मोमल किस्म की इल्ज़ाम तराशी करने के अंदर बात हुई है आज पार्लियामेंट के अंदर बात जी, मैंने यही कहा कि मैं आपको नहीं कह रहा खाली, मैं ये कह रहा हूँ जो भी ये बात कर रहे हैं, पीटीआई का तो काम ही है, उनको तो हर मामले में यही नज़र आता है हरा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो लीड एजेंसी थी वो आर्मी थी। मतलब इस बात को हम क्यों नहीं तस्लीम करते? अब अगर कौंसलर एक्सेस नहीं दिया, मिलिट्री कोर्ट हुआ, सारा कुछ हुआ, तो ये ब्लेम गेम जो है ना करें, खुदा का वास्ता है। हमें पाकिस्तान को बिल्कुल, मैं हज़ारों लाख साहब से इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है। और अभी इस पे बाद में हम बात करेंगे, जो आर्मी चीफ का आज खिताब था, उसने कहा सारा कुछ फ़ौज नहीं कर सकती, वो ठीक है बात, लेकिन सारा कुछ हुकूमत भी नहीं कर सकती जब तक कि सब मिल के ये चार पहिए ये नहीं चलेंगे आगे, जिसमें अपोजिशन भी एक बड़ा अहम जुज़ है। और सबसे बड़ी जो मेरे नज़दीक अफसोसनाक बात है वो ये है कि अगर कौमी मसाइल, जिसमें भारत ख़ास तौर पे है, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये जैसे जो मामला हैं, इस पर अगले दिन मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान देखा, शायद पार्लियामेंट में था बार, कि हमारा जो भी इख्तलाफ हो हम खारजा पॉलिसी पे एक हैं। बिल्कुल सही। एक और दूसरी बात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ बहुत पहले कि यकीनन पाकिस्तान के पास एक कुल वक्ती वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इजहार साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया, उनमें को बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे, री थिंकिंग नहीं करेंगे, ये बैक यानी जो दुनिया बदल रही है हम बदलने को तैयार नहीं होंगे, तो कोई कुल वक्ती हो या जुज़ वक्ती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ सारी चीज़ के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ जब हांगकॉन्ग की सैर करके वापस आते हैं तो उन्हें पार्लियामेंट में जाके इस मसले पे चाहे इन कैमरा दें या पब्लिकली दें, ठीक है, पार्लियामेंट को इस सारे मामले में एतमाद में लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। इजहार साहब, आप क्या कहेंगे? वज़ीर ख़ारजा की पहले भी हमने बात की, अब निज़ामी साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर प्रॉपर वज़ीर ख़ारजा हो तो इस तरह के मामला जो हैं वो टैकल हो सकते हैं या नहीं? देखें, निज़ामी साहब की बात एक लिहाज से ठीक है कि चलें इसको बहुत ज़्यादा हम हुआ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप लोगों के जहनों से सवालात खुरच नहीं सकते। ये ठीक है, पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, लेकिन एक सिंबल होता है, एक हर दुनिया के हर मुल्क में एक वज़ीर ख़ारजा है, तो हमारे मुल्क में वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं है? ये लोग सवाल पूछते हैं। और अगर वज़ीर ख़ारजा आत होता तो पीटीआई को ये हिम्मत होती ये सवालात वज़ीर आज़म से करने की। इसमें देखें प्रोटोकॉल का भी मसला है, इसमें वज़ीर आज़म के एहतराम का भी मसला है। वज़ीर ख़ारजा का अपना लेवल है, वज़ीर आज़म का अपना लेवल है। जब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का पोर्टफोलियो अपने पास रखेंगे तो फिर वो लोगों को कैसे रोक सकते हैं कि वो उनसे इस तरह के सवालात न करें। दूसरी बात यह है कि इंडिया के मुकाबले में हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि जंडाल का मसला जो है वो उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि कुछ तो बताएं ना कौम को। और अगर कोई बयान वहां से देता है और वो अखबार में छपता है और पूरी कौम उसको उस पर तशवीश है तो उसका करना चाहिए, उसकी तरदीद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म पर हमें पूरा एतमाद है, लेकिन वो ऐसे मौके क्यों पैदा करते हैं कि लोग बातें करें। सही है। गुमन साहब, क्या कहेंगे आज के फैसले से? आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो कानूनी टीम थी उसने अपना मौक़िफ़ या दलाइल दुरुस्त दिए? क्योंकि 90 मिनट्स का टाइम उन्हें दिया गया था, लेकिन 50 मिनट्स में उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वो तो आज जो फैसला आ गया उससे साफ जाहिर है कि दलाइल ठीक नहीं दिए। अब हम कह सकते हैं कि बायस फैसला था, जिस तरह हुकूमत कह रही है, मुख्तलिफ कॉर्नर से ये आवाज़ आ रही है कि जी फैसला ठीक नहीं है। फैसला तो आ गया है। अगर आप फैसला मतलब कोर्ट के अंदर हार गए हैं तो इसका मतलब आपका वकील माड़ा था, आपके आर्गूमेंट ठीक नहीं था। लेकिन आप थोड़ी सी बात करते हैं कि आज जो मैं बात कर रहा था, अपोजिशन पार्टीज आज सबसे ज़्यादा जो सख्त
आर्गूमेंट आया है वो शायरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फॉर्मर एम्बेसडर भी रही हैं यूएस के अंदर, उनकी तरफ से आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये सवाल उठाया है कि ये सज्जन जिंदाल का जो विजिट हुआ है बड़े बैकडोर कनेक्शन की सवालात उठाए जा रहे हैं, तो खुदारा इनके जवाब दें। निज़ामी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखें, अगर जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, किसने इनको मना किया कि उनको बुलाएं, उनका सेशन इन कैमरा ले आए, वहां पे चीजें डिस्कस कर लें। और दूसरी बात ये बात कर लेते हैं हम आर्मी की। देखें, आर्मी का एक सर्विंग ऑफिसर था इंडियन नेवी का, उसको पकड़ा, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। उसके बाद हमारा आइन कहता है, उनके पास इंडिया के पास हमारे हाई कोर्ट का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, उसके बाद प्रेसिडेंट का फोरम है, उसमें जो अपील कर सकते हैं, तो फोरम तो ऑलरेडी हैं। उसमें ये आर्मी या सिविलियन का तो इशू नहीं आ जाता। इशू तो ये होता है कि हमारे जो आइन और कानून के मुताबिक हमने उसको हैंडल किया। अब ये बात कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे कितना इफेक्टिवली उसको पेश करना है, मुझे कोई एक मैं निज़ामी साहब से अगर पूछना चाहूँ कि आज से पहले हमने किस इंटरनेशनल फोरम पे कलबोशन का इशू उठाया है? कोई एक फोरम बता दिया जाए कि यहाँ पे यूएन का हो, यूरोपियन यूनियन का हो, जिनीवा, कहीं किसी लेवल पे कि ये शख्स हमारे यहाँ पकड़ा गया, उसका एक बालिया बयान है, ये हमारे पास शवाहिद है। इंडिया सबसे पहले तो मोहम्मद साहब से इत्तफाक करता हूँ कि हमने नहीं उठाया, और मैंने पहले जिक्र किया था कि जिस अफसर ने उनको गिरफ्तार किया था उसको मैंने इंटरव्यू किया था। उसका कहना था कि ये कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा इंटेलिजेंस कू है, लेकिन हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, बल्कि उल्टा नक्कू बन गए। सही। जहाँ तक ये बात का तल्लुक़ है वज़ीर ख़ारजा का, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं लगाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ लगाना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें चेंज नहीं करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरे जो बात है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ को अकल के नाखून लेने चाहिए। ये कोई किसी की, पाकिस्तान जो है किसी की जागीर नहीं है कि आप यहाँ को मुग़ल बादशाह हैं कि आप जिंदल से मिलते हैं, उसके बारे में सारा पाकिस्तान पूछता है, आप लबकुशाई नहीं करते। बिल्कुल सही। आपके खिलाफ इल्ज़ामात लग रहे हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, इसमें मेरी बगत है, मुकमका है, जो भी है। व्हाट इज़ दिस गाय अप टू? एक तरफ तो दुश्मन है हमारा जो है मोदी, हमारे से किसी लेवल पे बातचीत करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आके जिंदल ये आके अपना लुच तल के चला जाता है। तो मियाँ साहब को एक ये सारे इस मसले पे कलभूषण और जिंदल के मामले पे कौम को तमाद में लेना चाहिए। वो प्रॉब्लम उनका हो गया, पहले ही कौमी असेंबली में नहीं आते थे। सही। अब उनको ये खतरा होता है कि वहाँ मुखालिफाना नारेबाजी होगी, गो नवाज गो। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब जो है अपोजिशन के जो अरकान है, उनसे बैठ के ये बात कर ले कि यार रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, या नवाज शरीफ एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे और उसको हम इत्मीनान से और बगैर डिस्टर्बेंस के सुन लें, और फिर उस पर डिबेट हो। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात करेंगे आर्मी चीफ और एसपीआर ने पाक फौज के एक सेमिनार से आज खिताब किया है, उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा दबंग खिताब किया। क्या कहा उन्होंने, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। निज़ामी साहब, नौजवानों के किरदार पर आज एक सेमिनार अरेंज किया गया एसपीआर की तरफ से। पहली बात तो ये कि इस तरह के जो सेमिनार हैं वो गवर्नमेंट को अरेंज करने चाहिए, आगाही प्रोग्राम्स उनका इनकाद गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन आईएसपीआर कर रही है। देखिए, ये जो बात है ना, ये बड़ा फैशन बन गया कि जी जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत नैरेटिव बदलने का जो है ना अमल होना चाहिए। लेकिन इस मामले में हुकूमत वक्त ने पिछले 4 साल में दानिस्ता तौर पे मैं समझूंगा कि कोई कोशिश नहीं की कि उनके एक तरफ बैठे हुए हैं मौलाना फजल रहमान जैसे एलआई, दूसरी तरफ पंजाब के अंदर बाज़ जो इस किस्म के तंजीमें इनके क्वासा एलआई हैं, यानी नीम तौर पे आप समझें। दूसरे ये एक जो मखसूस राइट विंग वोट है जो इस किस्म की बातों में बिलीव करता है, उसको नाराज़ भी नहीं करना चाहते। इसलिए एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब को जोश चढ़ा तो उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो ने अवारी के अंदर एक हमें बड़ा पुरतकल्लफ खाना खाया पिलाया 5-7 जर्नलिस्ट को कि जी नैरेटिव बदलने पे बात करनी है आपसे। सही। वो नैरेटिव बदलने पे पहली और आखिरी मीटिंग हुई, 5 स्टार होटल में मीटिंग्स करके बाज़ नाम नहाद मेरे जैसे सहाफ़ी और दानश्वरों के साथ नैरेटिव नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही कहा। और ये आज आर्मी चीफ ने
जो इस मामले में सेमिनार रखा है, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन उन्होंने ठीक कहा है कि फ़ौज अकेले नहीं कर सकती। ये इसमें एकेडमिया जिनको उन्होंने बुलाया हुआ था आज, जी, ये मेरा ख्याल है कि मेरे ज़ाती राय में तो ये पहली कोशिश है कि एक सीरियस कोशिश कि हमें इस हवाले से, और उन्होंने बड़ी तशवीश का आज़ार किया DGISPR ने भी अपने खिताब में कि ये जो दाइश के ज़रिए नौजवानों को ब्रेन वॉश की, दाइश जो है ना, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है तहरीक तालिबान के मुकाबले में, क्योंकि ये एक बड़े अंदाज से चलते हैं। इन्होंने तो, हम तो चले हम मुसलमान हैं, इन्होंने तो गैर मुस्लिमों को इंडक्ट कर लिया यूरोप के अंदर, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया। तो हमें इस ख़तरे से पेशबंदी करके यकीनन कुछ करना चाहिए। वो देखें हमारा जो माजी है, हमने अलकायदा का पहले नाम सुना तो उन्होंने कहा जी को पाकिस्तान में कोई अलकायदा को कोई वजूद ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ तो पता है अलकायदा है। फिर हम डिनाई करते रहे कि तहरीक तालिबान कोई चीज़ नहीं है। फिर अभी तक हमारा ऑफिशियल ये वर्जन रहा कि देयर इज़ नो दाइश इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और अब हमें पता लगा कि दाइश के एजेंट भी हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। ठीक है, इजहार साहब क्या कहेंगे? आर्मी चीफ ने कहा है कि दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रही हैं नौजवानों के खिलाफ। अगर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉर्ट आउट करना हो तो क्या किया जाए? कि पहली बात तो ये है कि ये जो ख़ास माइंडसेट है जिसमें मुसल्लह होकर जिहाद करना और खिलाफत कायम करना और जमहूरियत को कुफ्र करना, ये एक पर्टिकुलर माइंडसेट है और इसकी नर्सरियां हैं, इसकी बाकायदा शजरकारी हो रही है, इसको पानी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसका किसी को एहसास नहीं। सिर्फ दारुल हुकूमत में एक ख़ास मकतब फ़िक्र के 400 मदरसे काम कर रहे हैं जिनमें ये फ़िक्र जो है, ये अंदाज़े फ़िक्र जो है, इसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। सही। तो नैरेटिव कौन देगा? कितनी संजीद, किसी को इदराक ही नहीं है इस मसले का। यानी आपके लाखों तालीमी इदारे इस किस्म के हैं कि आपको ये नहीं पता कि उनमें कौन रह रहा है, उनमें तालीम क्या दी जा रही है, उनमें रातों को कौन क़याम करता है। अब आते हैं आर्मी के बयान की तरफ। आर्मी चीफ ने जो ये कहा है कि सारे काम पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कर सकती, इसके दो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं। पहले पहलू तो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि जो काम फ़ौज कर रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास चले गए हैं या बाय डिज़ाइन। दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि सिविल इदारे जिन्होंने ये काम करने हैं वो कर नहीं रहे, वो नहीं कर रहे, सही, और मजबूरन वैक्यूम पैदा हो गया तो फौज को ये वैक्यूम फिल करना पड़ा। दूसरी सूरत यह है कि फौज ने ये खुद ले लिए इदारे और सिविल इदारे जो हैं वो पीछे हट गए। तो इस पर फैसला करना बड़ा मुश्किल है। ये वही सवाल है कि पहले अंडा पैदा हुआ या पहले मुर्गे पैदा हुए। सही। लेकिन जो आर्मी चीफ ने ये कहा है कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, उसका दूसरा पहलू रेंजर्स का है। देखिए, रेंजर्स अगर कराची में काम कर रहे हैं और अब पंजाब में भी, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो वजह सिविल हुकूमत मानना नहीं चाहती, जानना नहीं चाहती। वो वजह है पुलिस की नाकामी। ठीक हो। रेंजर्स देखें वही काम कर रहे हैं जो पुलिस करती है। अब पुलिस की हालत आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो एडी ख्वाजा साहब का केस है उससे आपके पुलिस का निज़ाम सारा पहले भी पता था, अब पूरी तरह वाशगाफ हो चुका है। तो जब पुलिस पोलिटिसाइज होगी, वो इनके घरों में काम करेगी और इनकी खिदमतें करेगी और अपनी रिटायरमेंट का काम है उसी को करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने इजहार साहब। गुमे साहब, अगर आपकी तरफ आए तो दाइश की अगर हम बात करें तो ये जो फौज का ये सवाल है आर्मी चीफ का, इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। गुमे साहब, दाइश की अगर बात करें तो जैसे कि नौरीन लगारी का केस हमारे सामने था, मेडिकल की होनहार स्टूडेंट है वो, और जो डिग्री वो कर रही थी उसमें तो आपका सारा का सारा फोकस स्टडी पे होता है। इस तरह के होनहार स्टूडेंट्स को वो विक्टिम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी गरीब गुरबा को उठा के तो उसको लालच दिया, ब्रेन वॉशिंग की जाती है उनकी बाकायदा सोशल मीडिया पे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक इशू को एड्रेस करके मदारिस को रिफॉर्म करके इसमें कोई तब्दीली ला सकें। मल्टीपल फ्रंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। पिछले दिन मेरे एक दोस्त हैं GT रोड पे एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ पे DPO हैं। वहाँ पे कहते हैं हम कांस्टेबल्स की भर्ती के इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें 22 लोग थे, कोई 20 असामियाँ थी। तो 22 इंटरव्यूज हमने किए, जो फाइनल हुए उनमें से
उसमें से 20 लोगों ने ये कहा कि वो जो फॉर्मर गवर्नर ताहिर का जो कत्ल हुआ था वो ठीक हुआ था, अगर कल को मुझे भी ऐसा चांस मिला तो मैं भी करूंगा। ये बेसिकली एक माइंडसेट है, ऐसी सोच है हमारे मुआशरे के अंदर फैलती जा रही है। देखिए इसका हल कैसे करना है। अभी हमारे मुल्क में सी पैक आ रहा है जिसे हम गेम चेंजर कह रहे हैं। क्या उस सी पैक में हमारे नौजवान हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? आज की तारीख में आपको थोड़े से मैं फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता चलूं। सालाना जो है 15 लाख नौजवान हमारी जॉब मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, उसमें 5.5 लाख एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लोगों को नौकरियां मिलती हैं, बाकी 11 लाख हमारा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। जब नौकरी नहीं होगी तो फिर इस तरह की जो इस तरह के मुख्तलिफ इशू में वो इन्वॉल्व होंगे तो बड़े ज्यादा इश्यूज हैं। हमने एजुकेशन लेवल पे भी जॉब्स क्रिएशन पे बिल्कुल सही, इन तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करना होगा। निजामी साहब का शार्प कमेंट ले लेते हैं, फिर ब्रेक की जानिब चलते हैं। गुमन साहब, जहाँ तक ये जो बात की ना इज़हार साहब ने, पहला अंडा या मुर्गी, मैं इस पे मिसरा पढ़ूंगा, बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये जो अंडा है ना, ये आपको पता है किसने बॉयल करना शुरू किया था? हमारे जनरल ज़िया-उल हक साहब ने, जिहाद अफगानिस्तान के दौर से। वहाँ से ये सारी ख़राबी जो शुरू हुई, हमीद गुल इसके वो एक किस्म को इसको आगे बढ़ा रहे थे, और आज नौबत जो है नौबती चे रसीद, यानी आज हम इस मरले पे पहुँचे हैं कि बड़ी मुतब्बराना बात की आर्मी चीफ ने कि नौजवान तबादले शिकार हुए तो 10 साल बाद नुकसान उठाएंगे। यानी हमें 10 साल पहले इसका अदराक हो गया है, लेकिन आज से 1910 में जो काम शुरू किया था उसका अदराक हमें आज तक नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कौमी असम्बली में आज फिर हंगामा आराई हुई है फाटा इस्लाहात को लेकर। कुछ अपोजिशन पार्टीज ने कहा है, कुछ इत्तेहादी जमातों ने कहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। निज़ामी साहब, पहले तो हम बात करेंगे फाटा इस्लाहात पर जो आज कौमी असम्बली में हंगामा आ रहा है। दूसरे नंबर पर हम ये भी बात करेंगे कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, उससे पहले, इलेक्शन से पहले तो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सो रही होती है, अपनों को नवाज रही होती है, लेकिन जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो ख़जाने के मुँह खोल देती है अपोजिशन पार्टीज़ के लिए भी, जैसे कि PTI के अरकान को ऑफर किए जा रही। जी, ये पहले वाले बात पे तो जो फाटा इस्लाहात हैं उस पर आज खासी बदबज़गी भी हुई। अब बात यह है कि अगरचे इस बात की तरदीद कर दी गई कि मौलाना फजल रहमान की मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात हुई और इसको मौखर कर दिया गया, और अब कहा जा रहा है कि वो शायद 30 ज़काती सिर्फ 4 नकात पे इख्तलाफ है। सही। और ये मौलाना फजल रहमान जो है इस मामले में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं हुकूमत को। ये कह रहे हैं कि जी ये फाटा अवाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है और वो टांगें तोड़ देंगे जो करेगा। लेकिन मुझे ये अब जो उनके महमूद अचकज़ई साहब हैं, इन पर बड़ी हैरानी होती है कि इनका असल में मलफूफ तौर पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि ये क्योंकि डोरेंट लाइन को ही नहीं मानते वो। बिल्कुल सही। और वो पाकिस्तान कह चुके हैं वो एक दो दफ़ा कि ये सही नहीं है पाकिस्तान का। सही। वो कहते हैं जी कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये फ्रंटियर कायम रेजोल्यूशन भी होनी चाहिए। नहीं, ये एक वो शॉल जैसी पहन के प्रोग्रेसिव बन के ये बिल्कुल करून उला वाली बातें करते हैं, यानी जो मेरे नज़दीक। अब इस पे आज जो दूसरी बात हुई वो जो बड़ी अफसोसनाक है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो उनकी MNA गुलाले आशा गुलाले उनको आड़े हाथों लिया और यहाँ तक कह गए कि जी वो चोर हैं। अब इससे पहले वो एक और ख़ातून के बारे में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी को बात कर चुके PTI की ख़ातून के बारे में, और अगरचे स्पीकर ने हज़फ कर दिया, लेकिन ये जो गाली गलोच और मछली मंडी बना देना असेंबली को, ये कहाँ तक जायज़ है। सही। बाकी आपने बात की वो डेवलपमेंट फंड वाली। जी जी बिल्कुल। तो वो यानी जो अगर आप देखें कि PTI में कि यानी वहाँ हुकूमत है कि पहले तो वहाँ जरदारी साहब जाके बैठे हुए हैं, अब पता लगा है कि जो नवाज हुकूमत है वहाँ पे वो KP के MNAs के लिए उन्होंने ख़जाने के मुँह खोल दिए हैं। दूसरी तरफ लेकिन इस अवाम में सब नंगे हैं। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिला के जो ये बजट आ रहे हैं इसमें अगले साल करीब 2.113 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो इसी काम के लिए डेवलपमेंट बजट के लिए किए गए हैं, और पार्लियामेंट उसमें से 95 बिलियन जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए हैं। सही। अब ये अगले साल का होने लगा और ये पिछले साल से 26% ज़्यादा है। तो अब देख लें कि इस कौमी ख़जाने को ये एक ऐसी बुरी रवायत है जो
ज़िया-उल-हक के दौर में जो नजू साहब के होते हुए मेरा अपना ख्याल है शुरू की थी कि डेवलपमेंट फंड भाई इनका काम कानून साजी है, डेवलपमेंट फंड तो उनको देना चाहिए जो लोकल बॉडीज हैं। बिल्कुल सही। जी सर साहब क्या कहेंगे आप इन दोनों पॉइंट्स पे? लगता है कि पूरी असम्बली एक तरफ और मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ और हुकूमत जो है वो उनके नखरे नाज उठा रही है। मैं आपकी तवज्जो महमूद खान अचकज़ई के एक ऐसे बयान की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जो उन्होंने आज असम्बली में कहा है और जो हर मुहब्बे वतन के लिए बहुत संजीदा होना चाहिए। पहले तो उन्होंने आइन की तज़हीक की है। उन्होंने कहा है कि आइन के सिर्फ 4 आर्टिकल्स का इतलाक फाटा पर होता है, आप 280 आर्टिकल उनके गले में डाल रहे हैं, तो गोया हम बाकी फाटा के अलावा जो लोग हैं हमने आइन अपने गले में डाला हुआ है। फिर वो कहते हैं कि अंग्रेज और अफगान हुकूमत में तय पाया था कि तोरखम से जमरूद तक का इलाका दोनों ममालिक का हिस्सा नहीं होगा। यानी एक शख्स कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कह रहा है कि जमरूद और तोरखम का इलाका अफगानिस्तान का भी नहीं है और पाकिस्तान का भी नहीं है। सही। ये 38 किलोमीटर्स का इलाका है जो पाकिस्तान का है और 40 मिनट्स लगते हैं इस पर सफ़र करने के। क्या इससे ज़्यादा संजीदा चीज़ कोई, क्या इसको भी अब गद्दारी न कहा जाए? लेकिन अफसोस महमूद खान अचकज़ई पर नहीं है, अफसोस इस बात पर है कि ये हिमायती किसके हैं? ये वज़ीर आज़म के हिमायती हैं और वज़ीर आज़म इनके हिमायती हैं। वो गालिब ने कहा था ना कि बने है शाह का मुसाहिब फिरे है इतरा था, वगरने शहर में गालिब की आबरू क्या है? महमूद खान अचकज़ई और इन जैसे लोगों की क्या आबरू है जो हमारे अपने वतन के हिस्से को वतन का हिस्सा नहीं मांगते, असम्बली में कहते हैं। और जुल्म की हद ये है, नाइंसाफ़ी की हद ये है कि स्पीकर जो हैं वो इनको कुछ नहीं कहते और जो इनको टोक रहे हैं उनको कहते हैं मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सवाल ये है कि क्या नून लीग में कोई मुहब्बे वतन नहीं है? क्या पूरी नून लीग को ये बात, वो ये कहते हैं कि जी ये उन्होंने जाती वो हवाले से दिया है? जाती हवाला क्या है? वो कौमी असम्बली में खड़े हैं, जाती हवाला देना है तो अपने घर में खड़े करें, अपने घर में दें। मैं इस पर पुरजोर इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ तमाम कौम से और सियासी जमातों से और मीडिया से कि महमूद खान अचकज़ई ने ये जो हमारा इलाका है और उस पर कहा है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ठीक है। घुमन साहब आपका कमेंट ले लेते हैं इस पर, डेवलपमेंट फंड्स पर क्या कहेंगे आप? मुझे भी थोड़ा सा कमेंट करने दें अचकज़ई साहब के। मैंने पे ये तीसरी असम्बली है जो एज ए जर्नलिस्ट मैं कवर कर रहा हूँ 2000 से ऑनवर्ड। जब ये असम्बली मार्च से वजूद में आई तो मैंने देखा एक शख्स बड़ी चादर वदर लपेट के वो वहाँ पे बैठते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका एक स्टाइल है, बैठते हैं और उनके सारी तकारीर हम सुनते हैं। अब यह है कि आप थोड़ा सा हाल देखेंगे बलोचिस्तान के अंदर इनकी सारी फैमिली हुकूमत में है, इनके भाई इनके बांजे भतीजे मुख्तलिफ ओहदों पे हैं और वह दबा के हुकूमत कर रहे हैं। और वहाँ पे जो सारी खबरें आ रही है कि ठीक ठाक माल कमा रहे हैं और यहाँ पे आके हमें वो सारे जमहूरियत का सबक पढ़ाते हैं। देखिए ब्लैकमेल कौन हो रहा है? ब्लैकमेल हुकूमत खुद हो रही है। नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर ये JUIF और नेशनल पार्टी ये जो इनकी है, टाइम कम है, डेवलपमेंट फंड्स वाले इशू पे बात कर लेते हैं। पार्टी सॉरी, अच्छा वही मैं कह रहा हूँ उनके वो आटे में नमक के बराबर भी इनकी प्रेजेंस नहीं है। उनकी सिर्फ एक खसूसियत है कि वो इमरान खान को टेक ऑन करते हैं और ये नवाज शरीफ साहब को चाहिए कोई बंदा ऐसा टेक ऑन करने के लिए। जहां तक ये पैसे खर्च करने का मामला है, मेरा सीधी सी बात है, ये मान लिया हुकूमत जो हुकूमत वक्त है उनके पास से राइट है, जरूर करें लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन पैसा ऑन ग्राउंड लगना चाहिए। ये MNs MPs की जेब में नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन की तैयारी है और वो पैसा जेबू में जाएगा, ये ऑन ग्राउंड कहीं नहीं लगेगा। वो पंजाब की हालत हमारे सामने है और बाकी सूबों की भी सामने है। बस इस मुल्क का हामी नासर। ठीक है निज़ामी साहब, आप अपना शार्प कमेंट दीजिए, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। के बारे में एक कमेंट दूंगा जी जी कि मेरे दोस्तों की राय से थोड़ी मुख्तलिफ है कि एक बड़ा मकूला है अंग्रेजी का, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज योर एनिमीज क्लोजर। तो ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनको धारे में रखने के लिए अगर ये ऐसा किया गया तो ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है कि इस पे हम कहें कि जी क्योंकि ये लोग जो हैं फ़ौरन सूबाइयत और मैं उनके नज़रियात से वो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जमहूरियत के अंदर हमें एक मुख्तलिफ और अल्टरनेट व्यू जो है वो सुनने की हौसला होना चाहिए। ठीक है। और हर आदमी को जो हमारी पंजाबी सोच के मुताबिक ना चले, ठीक है, गद्दार करार नहीं देना चाहिए। ठीक है। इज़हार साहब आपका क्या कहना चाह रहे थे? शार्प कमेंट दे दीजिए, फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं।
जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पंजाबी सोच तो नहीं है ना कि जमरोद और उसका जो है, अगर वो उन्होंने कहा है, ये इनका हुस्न ज़न है हुकूमत के बारे में। हुकूमत ने उसको इसलिए नहीं अपने साथ रखा हुआ कि उनको कवर किया जाए या उनकी तस्दीक किया जाए, उन्होंने अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए रखा हुआ है। उन्हें इक़्तिदार के लिए सिर्फ पंजाब का दर्द सर तो नहीं है कि जमरोद या हमारे मुल्क का इलाका जो है इलाकाई सालमियत, ये तो पूरी कौम का है मसला। ठीक है, ठीक है। गुमन साहब आप क्या कहेंगे, आज जो ख्वाजा आसिफ ने आशा कुरैशी को चोर करार दिया है? मैं शुरू दिन से ख्वाजा आसिफ साहब को, मेरे अपने सियालकोट से, उनको मैं उनको एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन समझता, वो बिल्कुल सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। उनसे यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जुगतबाजी, छोटे छोटे लाइट से कमेंट करते रहते हैं, तो टेक इट इन है, वो एक लाइट मोड में लें, वो बिल्कुल सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो इनका वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग की तरफ जाना है मुझे। आप भी सियालकोट से हैं और ख्वाजा आसिफ भी, आपने कहा है बिल्कुल वो कह चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम एनालिस्ट का। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम एनालिस्ट का। सुमारा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह।